that government before 2014 was full of corruption. यह सरकार एक असरदार सरकार है और यह सरकार मजबूत फैसले लेने वाली सरकार। आप पूरी तरीके से फेलियर हैं और इस बात को अगर मानेंगे तभी आप कुछ आगे काम कर पाएंगे। 70 साल से गरीबी हटाओ का नारा लेकर के हम नहीं चले रहे, हमने गरीब कल्याण करके दिखाया। अगर दिल्ली की सरकार के 11 साल और उत्तर प्रदेश की सरकार के लगभग 9 साल इन दोनों को जोड़ दें तो 20 साल का लेखा जोखा सरकार को देना पड़ेगा जनता के बीच में क्या किया है। एक नेगेटिविज्म का वातावरण था, कुछ नहीं बदलने वाला, लेकिन 2014 के बाद हमने ऑप्टिमिज्म देखा। मोदी सरकार के 11 साल बनाम कांग्रेस का जुमले वाला डायलॉग। मोदी 24 साल से डटे, जिसके जवाब में कांग्रेस का सिर्फ हेट पॉलिटिक्स में उलझी है। दरअसल बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मोदी सरकार के 11 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर देश के सामने आए। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां तो गिनवाई, पिछले यूपीए सरकार को कटघरे में भी खड़ा किया। 2014 से पहले की तुष्टीकरण और करप्शन वाली पॉलिटिक्स को हथियार बनाकर जेपी नड्डा ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं पीएम मोदी को देश के पॉलिटिकल कल्चर को बदलने वाला नेता बताया। प्रधानमंत्री देश 11 साल पहले तुष्टीकरण पर और तुष्टीकरण के साथ साथ समाज को खंडित करके अपनी कुर्सी को सेव करना, यह एक राजनीतिक संस्कृति का तरीका बन गया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जब मैं कहता हूं कि ही चेंज द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द कंट्री, तो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एक जिम्मेवार सरकार, एक जवाबदेह सरकार, और इसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि पॉलिटिक्स ऑफ रिपोर्ट कार्ड, यानी हम अकाउंटेबल गवर्नमेंट, जो हम काम कर रहे हैं उसको हम जनता के सामने अकाउंट करते हुए चीज़ों को रखें। ये नई संस्कृति पैदा हुई कि दैट गवर्नमेंट बिफोर 2014 वाज फुल ऑफ करप्शन। भ्रष्टाचार से आकंठ डूबी हुई सरकार थी, घोटालों से में संलिप्त सरकार थी, एक नेगेटिविज्म का वातावरण था, कुछ नहीं बदलने वाला, लेकिन 2014 के बाद हमने ऑप्टिमिज्म देखा है। भविष्य को किस तरीके से हम आगे। विपक्ष पर बयानों के तीर चलाते चलाते जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि जो काम 60 सालों में नहीं हुआ वो एनडीए ने 11 सालों में कर दिखाया। पहले की सरकार भ्रष्टाचार और निगेटिविटी से भरी हुई थी, लेकिन पीएम मोदी ने देश की तस्वीर बदल दी। एक तरफ नड्डा सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रहे थे, मोदी सरकार को बड़े बड़े फैसले लेने वाली दमदार, असरदार और मजबूत सरकार बता रहे थे। पाकिस्तान पर स्ट्राइक से लेकर वक्फ कानून, आर्टिकल 370, ट्रिपल तलाक, CAA और दूसरी उपलब्धियां गिना रहे थे, तो दूसरी ओर कांग्रेस सवालिया निशान लगा रही थी। देश मान चुका था कि दिस इज नॉट पॉसिबल, और वो आर्टिकल 370 धाराशाही हुआ। सॉल्यूशन ऑफ ट्रिपल तलाक, इसी तरीके से इनैक्टमेंट ऑफ द न्यू वक्फ एक्ट, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। वी नो किस तरीके से एक नैरेटिव बनाने का प्रयास हुआ, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, देश के इंटरेस्ट में और उस कम्युनिटी के इंटरेस्ट में वक्फ बोर्ड बनाने की न्यू एनैक्टमेंट की आवश्यकता थी। वो बोल्ड डिसीजन लिया गया। उसी तरीके से सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट 2010 के अंदर 11 के अंदर ग्रोथ रेट क्या थी, आज क्या है ग्रोथ रेट, आप उसको नहीं बताओगे, आप जीडीपी को नहीं बताओगे, आप नहीं बताओगे ये सब चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें आपको सूट नहीं करती। आप वक्फ कानून गिनाओगे, वक्फ को बर्बाद करने का पूरा सामान आपने तैयार कर लिया। आप कहते हो हमने वक्फ में बहुत बड़े बदलाव कर दिए, हम उनका विकास कर देंगे। अरे आप उनका विकास कर दो, आपकी नज़र तो कहाँ है, सबको समझ में आ रहा है आपकी नज़र किस जगह पर है। 3 तलाक से कौन सा महिलाओं की सुरक्षा आपने बढ़ा दी? 3 तलाक से कौन सी महिलाओं की सुरक्षा बढ़ा दी? कितने केस रजिस्टर्ड हुए पूरे देश के अंदर? आंकड़े बताओगे तो चौंक जाएंगे सब। जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार की उपलब्धियों और फ्यूचर प्लान्स को देश के सामने रखा।
तो कांग्रेस ने सोशल मीडिया के जरिए हमलों की शुरुआत कर दी। कांग्रेस इसे जुमलों के 11 साल बताया। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी किया जिस पर लिखा था, मोदी के 11 साल जुमले बेमिसाल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आरोपों की बौछार के साथ आए। आरोप लगा दिया कि पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने को गहरा आघात पहुंचाया है। संविधान के हर पन्ने पर तानाशाही की स्याही रगड़ दी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मोदी सरकार को लगातार घेर रहे राहुल गांधी ने अपने तर्कस से आरोपों के तीर निकाले। उसे मोदी सरकार और बीजेपी पर दाग दिया, ये कहते हुए कि मोदी सरकार के 11 साल बराबर न जवाबदेही न बदलाव, सिर्फ प्रचार। सरकार 2025 पर बात करना छोड़ अब 2047 के सपने बेच रहे। मोदी सरकार के 11 साल के रिपोर्ट कार्ड पर सवाल उठाने के लिए अखिलेश यादव भी सामने आए। 27 की रेस के मद्देनजर उन्होंने 11 साल के साथ साथ यूपी में योगी के 9 साल मिलाकर 20 साल के लेखा जोखा की डिमांड कर दी। देखिए, एक हिंदी में कहावत है, 1 पे 1 11, और दूसरी कहावत है 9 2 11। जो उत्तर प्रदेश की जनता, मैं सवाल 11 साल का नहीं कर रहा हूं, ये 11 साल आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन अगर दिल्ली की सरकार के 11 साल और उत्तर प्रदेश की सरकार के लगभग 9 साल, इन दोनों को जोड़ दें तो 20 साल का लेखा जोखा सरकार को देना पड़ेगा जनता के बीच में क्या किया है। विपक्ष का काम होता है सरकार से सवाल करना, लेकिन इन दिनों देश में एक अलग ट्रेंड चल निकला है। सरकार सही काम भी करे तो राजनीति चमकाने के लिए सवालों की बौछार कर दो। मोदी राज में भारत दुनिया की चौथे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा। आतंकवाद से कश्मीर आजाद हो रहा। भारत की सीमा की तरफ देखने की किसी की हिम्मत नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर न्यू नॉर्मल बन चुका है। चाहे वो चीन को डोकलाम और गलवान में दिया गया जवाब हो या फिर आतंकी घटना के बाद पाकिस्तान पर की गई स्ट्राइक। 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं, 2001 में गुजरात का सीएम बनने से लेकर देश के पीएम के तौर पर आज तक मोदी को देश की जनता ने कभी हराया नहीं। लेकिन विपक्ष इन सबसे आंखें मूंद कर पीएम मोदी को टारगेट करता आ रहा। अब जो विपक्ष सियासी फायदे के लिए ऑपरेशन सिंदूर से लेकर सेना के शौर्य और पराक्रम पर सवाल उठा सकता है, वो राजनीति चमकाने के लिए एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन पीएम मोदी गुजरात से लेकर देश की बागडोर संभालने तक पिछले 24 साल से राष्ट्र निर्माण के लिए डटे हैं। लेकिन सवाल यह है, कांग्रेस और विपक्ष हेट पॉलिटिक्स में कब तक उलझा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो आपने रिपोर्ट देखी, आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, शुभरास्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर अभिषेक झा जेडीयू के नेता और प्रवक्ता, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, फखरुल हसन चांद है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और प्रोफेसर श्याम कुमार हैं आरजेडी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत चंद्रमोहन जी आपसे करता हूं। नोटबंदी, जीएसटी, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट, आर्टिकल 370 एब्रोगेशन, ट्रिपल तलाक, CAA, वक्फ कानून, ऑपरेशन सिंदूर, ये सब कुछ आपको जुमले लग रहा है, तो ऐसा लगता है कि आपके मन के अंदर का दर्द है कि प्रधानमंत्री मोदी को कभी चुनाव में हरा नहीं पाए। देखिए, बिल्कुल गलत। 11 साल का जो राकेश जी ढिंडोरा है वो भारतीय जनता पार्टी का है। जिस 11 साल की वो बात करते हैं, उस 11 साल में ना उसकी कोई जवाबदेही बनी, जब उसका कोई बदलाव बना, ना सिर्फ बना तो बना प्रचार बना। वो प्रचार भी आज 11 साल में आ गया। उस 11 साल के प्रचार के अंदर 11 से ज्यादा सवाल उनके ऊपर खड़े हो गए जो विपक्ष की पार्टी कांग्रेस पार्टी ने खड़े करे। वो सवाल क्या है? 100 दिन के अंदर काला धन लाऊंगा, सबको 15 लाख के दूंगा, हर साल 2 करोड़ की नौकरियां दूंगा, पेट्रोल डीजल के दाम नीचे कर दूंगा, गंगा सफाई करके दूंगा, 2022 तक रोजगार दूंगा, बुलेट ट्रेन करूंगा, स्मार्ट सिटी बना के दूंगा। सब के सब जुमले साबित हुए 11 साल में। और 11 साल की बाद आने के बाद देश के अंदर जिस नोटबंदी का नाम लिया था, उसी नोटबंदी के धारा के ऊपर देश को क्या मिला? पहलगाम और पुलवामा, दो एक बड़े आतंकवादी हमले मिले। नहीं, वैसे तो 26/11 में मिला प्रचार के ऊपर। वैसे तो 2004 से 2014 के बीच में करीब 13 से 14 आतंकी हमले हो गए। और बुलेट ट्रेन एक दिन में नहीं आ जाती कि आज हमने साइन किया, कल से बुलेट ट्रेन दौड़ने लगी। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होने में समय लगता है। खैर, इन सब बातों का जवाब सिद्धार्थ यादव देंगे। मुझे एक बात बताइए, आप जुमले की बात कर रहे हैं, आपने गरीबी की बातचीत की। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? और अगर जुमलों की बात की जाए तो क्यों नहीं सही सबसे बड़ा जुमला कहा जाए, उसके बाद लिस्ट बनने लगे। देखिए, बिल्कुल नहीं। मेरे से कर रहे हैं सवाल आपने?
हाँ, आप ही से किया। गरीबी हटाओ का नारा आप ही की बिल्कुल पार्टी की नहीं। सरकार ने सबसे पहले देश में दिया था। गरीबी हटाओ के नारे के अंदर एक बदला हुआ भारत कौन कहता है? भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता और प्रधानमंत्री। ये वो भारत नहीं है। और अगर ये वो भारत नहीं है तो इस भारत के अंदर 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे क्यों रक्षित है? अगर ये वो भारत नहीं है तो देश का किसान जो अपनी डबल इनकम के लिए इनकम मांग रहा है उसके ऊपर अत्याचार क्यों? अगर ये वो भारत नहीं है तो अगर देश का युवा आपसे नौकरी और रोजगार मांग रहा है तो उसके ऊपर अत्याचार आप चाह रहे क्यों? वो फ्री वाला राशन हटा दिया जाए तो फिर छोटी गणेश वाले चंद्रमोहन जी, आप चाह रहे हैं फ्री वाला राशन जो छोटी करीब 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है, आपके हिसाब से उसको हटा देना चाहिए? सरदार पटेल जी की मूर्ति बनाई थी, उसका सामान भी चाइना से आया था। वोकल फॉर लोकल पूरा बैठ गया सेट चाइना के पास। ठीक है। तो ये सिद्धार्थ सवाल आज 11 साल सिद्धार्थ में यादव, देश की जनता आप पूछ नहीं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, ये ढिढोरा है बकौल चंद्रमोहन आपकी नाकामी का। देखिए राकेश जी, मुझे कई बार कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ताओं की समझ पर बड़ा आश्चर्य होता है। कोई एक देश जो कि दुनिया में एक ब्राइट स्पॉट माना जा रहा हो, जो 10 साल के अंदर 11वें पायदान से बढ़कर के चौथे पायदान, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम कह रहे थे, हम 4th पे भी आ गए हैं, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहा हो, जो एक देश पूरी दुनिया में ग्लोबल साउथ लीडर बन रहा हो, और वही देश जिसने अपने एक्सट्रीम पॉवर्टी से 80% लोगों को बाहर निकाल दिया, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया, और वो उसके बावजूद ये सक्षम है कि उनको राशन दे ताकि जो पैसा एक गरीब व्यक्ति के हाथ में आ रहा है उससे वो अपनी समृद्धि पर खर्च कर सके। उसका मखौल बनाने वाली ये कांग्रेस पार्टी जो केवल इतने सालों से गरीबी हटाओ का नारा देती थी, वो क्यों नहीं इस बात को समझ पाती? भारत की प्रगति पर कांग्रेस पार्टी को आपत्ति क्यों है? आज देश के अंदर सुशासन के 11 साल पूरे हुए हैं। ये रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की सरकार रही है। जो भी बात कांग्रेस पार्टी कहा करती थी कि नामुमकिन है, जो भी वो कहा करते थे कि ये तो कभी हो नहीं सकता, वो इस सरकार ने करके दिखाया है। ये धारा 370 को करने वाली सरकार है, ये पाकिस्तान के घर में घुसकर जवाब देने वाली सरकार है, ये ट्रिपल तलाक को लाने वाली सरकार है, और ये भारत को फ्रेजाइल 5 से फैंटास्टिक 5 बनाने वाली सरकार है। हर क्षेत्र के अंदर, चाहे फिर वो विमेन लेफ्ट डेवलपमेंट हो, किसानों के लिए भलाई करने का काम हो, गरीबों को सुविधा देने का काम हो, इकोनॉमी को सुदृढ़ करने का काम हो, डिफेंस के क्षेत्र में मजबूत होने का काम हो, इस सरकार ने नए कीर्तिमान स्थापित करे हैं। और ये 11 साल ये भारत को, भारत के भाग्य विदाता, भारत के समृद्ध काल में एक स्वर्णिम काल के रूप में लिखा जाएगा कि कैसे जब भारत की गाथा लिखी जा रही थी, विजय गाथा पूरे विश्व में लिखी जा रही थी, तो इन 11 सालों की एक विशेष भूमिका थी। और आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब तक भाजपा और एनडीए की सरकार है, ये देश ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। बोलिए चंद्रमोहन जी, को दर्द है। आप लोगों ने हाल फिलहाल में जिस तरीके से बातें कही हैं, मेरे उस सवाल का जवाब नहीं आया कि नहीं हरा पाने का दर्द, इसीलिए फिक्सिंग की बात हो रही है, और बीजेपी इसी आधार पर कह रही कि आप गैर जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका में हैं। देखिए, बिल्कुल ना हराने का दम हमें नहीं, जो जीतना चाहते थे उनका जीतने का दम है, क्योंकि 240 अरे मैंने दर्द बोला, दम नहीं बोला। की जनता ने करा है, और उस राहुल गांधी और इस विपक्ष की आवाज पे करा हुआ है, जो वो दर्द आज उनको महसूस हो रहा है। अब बीजेपी का मैं आंकड़ा बता देता हूं आपको। बीजेपी स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं के बारे में 1,80,000 से ज्यादा कंपनियों को रजिस्टर्ड कहती है, जो आंकड़ा कहता है 2024 में वो 12,717 स्टार्टअप इंडिया का, यानी स्टार्टअप इंडिया के अंदर शॉर्ट इंडिया हो गया। मैंने जो पहले प्रश्न खड़ा करा था कि वोकल से वोकल, स्टार्टअप नहीं सर, चाइना पे क्यों चला गया 11 साल में? कांग्रेस पार्टी स्टार्टअप तो बोल नहीं पा रही है, कभी स्टार्टअप कभी स्टार्टअप। मखौल मत बनाइए देश का। सिद्धार्थ जी, आप 11 साल की बात को कर लीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। कांग्रेस पार्टी को देखते देखते 11 साल में आपने देश के हर वर्ग के जेब से पैसा निकालकर वो कहां दिया, उसका हिसाब दे दीजिए आज जनता को। जिस नोटबंदी और जिस जीएसटी के दम पर आपने पैसा दिया था, उससे देश की जनता को क्या मिला, ये बताइए। क्विक रिप्लाई सिद्धार्थ यादव, फिर आगे कांग्रेस और राहुल गांधी को मत गिना करिए। 11 साल के 3 टर्म के अंदर सरकार आपके पास है। ठीक है, देखिए जो पार्टी, जो राकेश जी, जो पार्टी स्टार्टअप इंडिया जैसी महत्वाकांक्षी स्कीम
जब इनकी सरकार थी तो एक यूनिकॉर्न भी नहीं होता था, $1 बिलियन कंपनी स्टार्टअप हमारा एक होता था, आज 100 से ऊपर है। ये लोग स्टार्टअप इंडिया तो बोल नहीं सकते, उसका माहौल बनाने के लिए स्टार्टअप इंडिया बोलेंगे, उसको स्टैंड अप इंडिया बोलेंगे, जो मर्जी आएगा बोलेंगे। कोई बब्बर शेर का मजाक बनाएगा, कोई भारत के गुरूर का मजाक बनाएगा, कोई भारत की ताकत का मजाक बनाएगा। आप ताकत का मजाक बनाते रहिए और आंकड़ों पे मत जाइए। आपके आंकड़े देश बता रहा है, 3 लगातार चुनावों में 100 का आंकड़ा पार नहीं हुआ आपसे। जितने 3 चुनावों में आपके लोकसभा के सांसद आए उतने इस बार हम ले आए 240, उससे कम आए आपके, पर हमारे 240 की चिंता है। देश की जनता बार बार प्रधानमंत्री मोदी पर अपना विश्वास जता रही है और प्रधानमंत्री मोदी के हाथों को मजबूत करते हुए भारत को मजबूत कर रही है। आप अपनी दुनिया में सुखी रहिए और देश का माहौल मैं आगे बताऊं, देश आप फखरुल हसन भाई, आपको वैसे भी ज्यादा जो अखिलेश यादव ने जो बातें कही ठीक है, सवाल ठीक भी है, लेकिन 27 की रेस की चिंता ज्यादा है, इसलिए वो कह रहे हैं कि 11 और प्लस करीब करीब 9 इसको भी जोड़ लिया जाए। इसका तो 27 में हिसाब लेना था, लेकिन वो चाह रहे 25 में ही हो जाए। नहीं, हम हिसाब कर लेते हैं कि 84 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है, फिर ये कहा जाता है कि 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं, 23 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की, और यह भी कहा जाता है कि 3 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाला। तो किस आंकड़ों पे हम इनके भरोसा करें? आप कह रहे हैं कि दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है, लेकिन रुपया गिर रहा है, हम इनकी किस बात पे भरोसा कर ले? और फिर 2014 में जब सरकार बनी तो एक नौजवान वो 15,000 20,000 की नौकरी करता था, एक स्कूटी की कीमत 40,000 45,000 थी, जो 1 लाख के पार है। लेकिन वो नौजवान जो 14 में भी 20,000 और 15,000 की नौकरी कर रहा था, वो आज 2025 में भी 20,000 25,000 की नौकरी कर रहा है, मजबूर है। और उत्तर प्रदेश में जब वो बहनें हमारी 1090 की वो जाती हैं, वो कहती डायल 100 की कि हमारे 3,000 रुपए बढ़ा दो, तो ये कहते हैं कि हमें 6,000 रुपए पे नौजवान मिल जाएगा नौकरी करने वाला। तो हम किस बात पर भरोसा करें? आपने तो नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, किसानों की आय दुगनी करने का वादा। आपने क्या दिया देश? तो मैं कह तो रहा हूं, जुमले सारी पार्टियां फखरुल भाई नारा यही देती हैं कि महंगाई हटा देंगे, 100% एम्प्लॉयमेंट कर देंगे, लेकिन यही सवाल शुभरास्ता मैंने पूछा था चंद्रमोहन जी से कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? नहीं, ये कवर की क्या बातचीत हो रही है? नारा पूछ लीजिए, आपके साथी हैं। हाँ बोलिए। नहीं, आप नहीं, उनसे पूछ लूं, उनसे मैं पूछ लूं कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, फिर मोदी जी से मैं पूछूं कि वो 2 करोड़ रोजगार का नारा किसने दिया था। जो वर्तमान में सरकार है, हम सवाल तो उसी से पूछेंगे ना। अच्छा। जो कुर्सी पे है, हम सवाल तो उन्हीं से पूछेंगे ना। क्या नेहरू से पूछने जाएं हम सवाल? हमें तो सरकार से, वर्तमान में जो सरकार है, सवाल उन्हीं से पूछना है। हाँ। आप अगर उनको कवर देंगे कि 20 साल पहले, 25 साल पहले, 50 साल पहले गरीबी हटाओ का नारा यही है कि जहां आईना दिखाना शुरू करो शुभरास्ता, तो वहां कवर फायर वाली टैगिंग शुरू हो जाती है। मीडिया की है। नहीं, ये आप लोगों की दिक्कत है सर। आप लोगों में भी गिरावट आई है। नहीं सर, प्लीज गिरावट आई है। अरे फखरुल भाई, एक बातचीत हाथ जोड़कर कह रहा हूं सर, राजनीति में गिरावट की चिंता कर लीजिए। कवर करने का पॉलिटिकल फील्ड में कितनी गिरावट आ गई है सर, उसकी चिंता कर लीजिए। पत्रकारिता का स्तर क्या है क्या नहीं है, हम पत्रकार उसकी चिंता कर लेंगे सर। तो पहले राजनीति के गिरते स्तर की आप नेता चिंता कर लीजिए। और ये बात मैं सभी के लिए कह रहा हूं, ये बात मैं सारी पार्टियों के लिए कह रहा हूं। पिछले दिनों में शुभरास्ता हमने देखा है कि राजनीति का स्तर कितना गिरा है, उसके बावजूद फखरुल भाई यहाँ पर पत्रकारिता के स्तर की चिंता करेंगे, राजनीति के स्तर की चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ आईना दिखाया है। शुभरास्ता रुक जाइए, हो गया फखरुल भाई, तो उनका क्या हुआ? ठीक है फखरुल भाई, क्या भाजपा कांग्रेस से ले, कांग्रेस से हिसाब ले, क्या 2 करोड़ रोजगार? नहीं, सबसे हिसाब लेंगे, सबसे हिसाब लेंगे। बीजेपी, कांग्रेस, सपा, जितनी पार्टियां हैं सबसे हिसाब लेंगे। बोलिए शुभरास्ता। हिसाब लेंगे ना, ठीक है। जो कुर्सी पे है उसी से सवाल ठीक है, ठीक है, कुर्सी पे है उसी से सवाल। शुभरास्ता अनम्यूट करिएगा, शायद आपकी आवाज म्यूट है। फखरुल भाई रुकिए जी। राकेश जी, देखिए, कोई भी देश किसी भी कालखंड में अगर देश के नेता ये कहें कि आज के बाद हमें यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो ये भी गलत होगा। और अगर आज के कोई भी नेता अगर ये कह देते हैं कि पिछले 10 वर्षों में, 11 वर्षों में मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया, ये दोनों जो बातें हैं वो बेबुनियाद है, दोनों बातें गलत है। इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि हाईवेज का विस्तार जिस तरीके से हुआ, रेलवेज का विस्तार जिस तरीके से हुआ, नवीनीकरण रेलवेज का जिस तरीके से हुआ, डिजिटल कनेक्टिविटी जिस तरीके से बढ़ी, वो इसी सरकार में बढ़ी।
लेकिन हाँ, क्या अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से, यानी जहां हम शहरों में रहते हैं, क्या शहरों के बुनियादी ढांचे में उस तरीके के क्वालिटेटिव बदलाव आए? इस पे ये बहस का विषय जरूर हो सकता है। पिछले 11 सालों में जिस तरीके से जनधन, आधार और मोबाइल कनेक्टिविटी जिस तरीके से बढ़ी, सैनिटेशन पे जिस तरीके से काम हुआ, शौचालय बने जिस तरीके से, एलपीजी सिलेंडर सबके घरों पे पहुंचे, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हुआ, क्या इससे कोई इनकार कर सकता है? हाँ, आप इस पे जरूर बहस कर सकते हैं कि हाँ, स्वास्थ्य हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, शिक्षा की गुणवत्ता हो गई, इन विषयों पर सरकार को और काम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जहां तक गवर्नेंस की बात है, तो एक टारगेटेड डिलीवरी मिशन मोड पर इस सरकार ने इंप्लीमेंट किया, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। चूंकि ये इंप्लीमेंटेशन हुआ, इसीलिए आज लोग मोदी सरकार, चाहे विपक्ष की क्यों नहीं हो, विपक्ष भी सवाल उठाते हैं कि भाई हमारे यहाँ इस एरिया में नहीं पहुंची चीजें, ठीक है, उसको और जो टारगेट्स है उसको और बेहतर तरीके से मीट किया जाएगा। लेकिन हाँ, इससे क्या ये कह देना कि हमारी ब्यूरोक्रेसी में कोई समस्या नहीं है, हम जिस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं चीजें उस पे कोई सुधार डालने की जरूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। फॉरेन पॉलिसी के, विदेश नीति के अंतर्गत जिस तरीके से आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस खनक के साथ हम बात करते हैं, क्या उस खनक और हनक के साथ हम बात करते थे पहले? ये बात सोचने का है, ये बात खुद नहीं, लेकिन सोच कौन रहा है श्याम भाई? सिर्फ सवाल उठाए जा रहे हैं, और कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन हो तो फिर भी ठीक है, और पूछना भी चाहिए विपक्ष को, लेकिन सवाल कि भाई ऐसे कि देश का मजाक उड़ जाए इंटरनेशनल फोरम पर, सवाल ऐसा जिसमें यह लगे कि मोदी से पर्सनल खुंदक है। जी बिल्कुल सही बात है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है विपक्ष को। ठीक है, शुभरास्ता आ रहा हूं। श्याम जी से सवाल था। नहीं राकेश जी, आप 2014 में जो ऐतिहासिक मैंडेट बीजेपी को मिला, एनडीए को मिला, ये हम सब जानते हैं। और देश का एक प्रधानमंत्री होता है, घर का एक मुखिया होता है, और उस मुखिया से सवाल होते हैं। अगर आप पिछले 11 वर्षों का पूरा लेखा जोखा करेंगे तो चाहे वो घरेलू नीति हो, आर्थिक नीति हो, शासन प्रशासन हो या विदेश नीति हो, उससे निराशा मिलती है। अभी पॉलिटिकल एनालिस्ट आपके चैनल पर हैं, बड़े अदब और सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, विदेश नीति की बात कर रही थी। विदेश नीति जो है क्या रही है कि अभी एक देश ने, किसी देश ने, ट्रंप ने अभी क्या कहा, उसका जवाब क्या हम रैली में देंगे? इतिहास के पन्नों पर उलट के आप देखिए तो क्या जवाब 1971 में इंदिरा गांधी ने दिया था। तो बात चूंकि चली है, पॉलिटिकल एनालिस्ट ने कहा है कि जो विदेश नीति की, तो विदेश नीति चाहे वो दक्षिण एशिया में मुल्कों में जो हमारी पड़ोस के देश रहे उनके साथ क्या संबंध रहे आप जानते हैं, क्या स्थिति बनी हुई आप जानते हैं। श्याम भाई, यूपी में तो 27 में चुनाव है, वो अभी से बातचीत कर रहे हैं कि योगी सरकार का भी हिसाब किताब दे दो। फखरुल भाई कह रहे हैं वो भी आ जाना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा आपके यहाँ तो इसी साल चुनाव है, 6 महीने भी शायद ढंग से नहीं बचे हैं, आप तो बिहार चुनाव की बात ही नहीं कर रहे, अभी से ये हाल है। राकेश भाई, नहीं मैं आ रहा हूँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ। आप ये बताइए कि जो घरेलू, जो आम लोगों के जिंदगी से जुड़े हुए मसले हैं, आप बताइए कि 2014 से पहले और उसके आसपास जो आम लोगों की जिंदगी से जुड़े सवाल थे, जैसे कि मान लीजिए पेट्रोल है, डीजल है, 2 डिजिट में था, वो सब 3 डिजिट में पहुंच गया। सरसों का तेल मानिए, जो कि आम लोगों की जिंदगी से सीधा जुड़ा हुआ मसला है। तो आप देखिए कि आर्थिक नीति पर क्या स्थिति रही है। डीमोनेटाइजेशन ने जो इनफॉर्मल सेक्टर में तकरीबन 25 लाख को नौकरी गई, और कोरोना पेंडेमिक में जैसे इसको हैंडल किया गया, ये आप जानते हैं। सुनिए ना, नोटबंदी, ये सब पुराने मुद्दे, फ्री की एडवाइस दे रहा हूं, छोड़ दीजिए। जो स्थिति बनी हुई है, 2 चुनाव हो गए, जनता ने उस पर अपना मैंडेट भी दे दिया, और अगर इतना जनता को दिक्कत हो रही होती अभिषेक झा तो नहीं जनता जो जिताती। लेकिन उसके बावजूद अभिषेक झा, एक बड़ी दिलचस्प बात है कि यूपी में 27 में चुनाव, फिर भी अभी से बातचीत, लेकिन आरजेडी ने अभी से बिहार चुनाव की बात ही नहीं करना वो पसंद कर रहे हैं। नहीं आप राकेश जी, अगर मुझे देश की जनता और प्रदेश की जनता भली भांति जानती है, और आप मुझे बोलना का सवाल मुझसे है। श्याम भाई, अभिषेक झा से सवाल था। सभी मुद्दों पर हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। बिहार अरे इन्होंने अपनी पाली में तो कह ही लिया है ना। देखिए, आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं।
आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं और देश के लोगों का भरोसा अगर एनडीए पर नहीं होता तो बार बार एनडीए को क्यों चुनते? या अगर यहां भी नीतीश जी के चेहरे पर भरोसा नहीं होता तो नीतीश कुमार जी का चेहरा क्यों चुनते? हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स पर थोड़ी बात कर लेनी चाहिए। 11 वर्षों का जो कार्यकाल है वो एनडीए की सरकार का पूरा हुआ है और वैश्विक स्तर पर भारत का जो सम्मान है वो बढ़ा। G20 की सफल अध्यक्षता भारत देश ने की। आज भारत विश्वगुरु बनने की राह पर है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन की बात करें तो 50,000 किलोमीटर से अधिक एक्सप्रेसवे और हाईवे बनना, वंदे भारत ट्रेन, बुलेट ट्रेन, अत्याधुनिक एयरपोर्ट्स, ये सब क्या है? ये सब तो भाई इनकी बानगी है। पटना की, आप बिहार की बात कर ले, पटना मेट्रो आने वाला है, गंगापुर नए पुल बन रहे हैं, नई रेल लाइंस हैं, हर घर बिजली यहां एक बहुत बहुआयामी योजना रही है, हर घर नल का जल पहुंचना। किसानों की बात करें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से इतने लाखों हमारे किसान भाइयों तक सीधे 6,000 रुपए खाते में पहुंचना। फसल बीमा योजना की बात करें, उर्वरकों की उपलब्धता और तकनीक से किसान आज अपनी आय को बढ़ा रहे हैं। स्वस्थ भारत की बात करें, आयुष्मान भारत योजना से सब लाभान्वित हो रहे हैं। 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। ठीक। बिहार में नए एम्स है, नए मेडिकल कॉलेजेस हैं। कोविड के समय मुफ्त वैक्सीन की बात है। भारत की स्वच्छता की बात करें, गरीबों को पक्का घर, रोजगार की बात करें, सामाजिक न्याय की बात करें, पासमानदा मुसलमानों के उत्थान की बात करें या किसी भी क्षेत्र की हम बात करें, हर क्षेत्र में विकास आपको देखने को मिल रहे हैं। और यही कारण है कि जनता का रुझान एनडीए की तरफ है। लेकिन बेचैनी जो है वो हमारे विपक्ष के जो दल हैं उनके नेताओं के मन के अंदर है। और हमें लगता है कि जिस तरह से 2024 में जो चुनाव संपन्न हुए, लोगों ने अपना विश्वास एनडीए के प्रति जताया है। इस आगामी बिहार विधानसभा के चुनाव में भी एनडीए पर ही जनता भरोसा करेगी। चंद्रमोहन जी, ये जो बेचैनी की बात अभिषेक झा कर रहे हैं, सरकार का एक टारगेट है कि 2047 तक विकसित भारत बन जाए। तो सर इसका हिसाब तो 2047 में होगा कि विकसित भारत बना या नहीं बना, या फिर हम कहां तक पहुंचे, कितना बाकी रह गए, कितना दूर रह गए। आप अभी से कह रहे हैं सपना बेचा जा रहा है, क्योंकि आपको लगता है कि शायद जो कन्विंस होने का रेट है, जो कमिटमेंट का रेट है, वो इधर ज्यादा है, इसलिए बेचैनी की बात हो रही है। देखिए, बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप राकेश जी। आपकी मजबूरी है, आप जो कहना चाहते हैं वो कहते नहीं। 2014 से 22 के सपने दिखाए थे, अब 22 में आने के बाद जो भगोड़े भी भागे थे, आज वो भगोड़े भी कहते हैं। सुन लीजिए, I told the finance minister Arun Jaitley before leaving for the airport, and then I flew from Delhi to London. I was on my way to Geneva for a FIA World Council meeting, which was fixed. ये वो भगोड़े हैं जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने वोट मांगा था, और यही भगोड़े बोल रहे हैं कि संसद में बैठकर मैं बोल के गया हूं। कौन से स्वर्गीय वित्त, सुनिए ना, एक तो थोड़ा सा मैं आ रहा हूं सिद्धार्थ यादव, एक बात कह दूं चंद्रमोहन जी, नहीं सर, बीच में नहीं आ रहा हूं, एक बात कह दूं चंद्रमोहन जी, एक तो ये पॉडकास्ट कौन कहां कैसे हो रहा है, मैं उधर डिबेट करूंगा तो घूम जाएगा। तो एक भगोड़े आदमी का वो स्पॉन्सर्ड पॉडकास्ट था, कैसा पॉडकास्ट था, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं। क्या कहकर चला गया, क्या नहीं कहकर चला गया, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं। फिर अभी सिद्धार्थ यादव, अरुण जेटली ने क्या तब कहा था वो भी लेकर चले आएंगे। नहीं, अरुण जेटली जी जब थे इस दुनिया में, तब उन्होंने क्या कहा था विजय माल्या को लेकर, वो सिद्धार्थ यादव सुनाना शुरू करेंगे। तो सर मत जाइए उधर, इसी से वोट पड़े थे, और अब 2024 के अंदर जब आने वाली बात आ रही है, आप उनका बचाव कर रहे हैं। मैं कोई बचाव नहीं कर रहा हूं जी, आपकी मैं कोई बचाव नहीं कर रहा हूं, ऊपर तो 2014 मैं कोई बचाव नहीं कर रहा हूं। लेकिन नीरव मोदी, मेहुल चोकसी को लाने के लिए क्या कार्रवाई चल रही है, थोड़ा सा आप अपडेट हो जाते। चंद्रमोहन शर्मा तो ये बातें, ये सवाल नहीं करते। मैंने आपसे सवाल पूछा कि 2047 तक विकसित भारत की बात को आप सपना क्यों बोल रहे हैं? आप पत्रकार हैं। अब भाई पत्रकारिता मत सिखाइए चंद्रमोहन जी, मैं बार बार कह रहा हूं, ये सीख पहले मैंने किसी और को, फखरुल भाई को दी, ये सीख आपको भी दे रहा हूं। मतलब अपनी नेतागिरी की चिंता करिए सर, पत्रकारिता मत सिखाया करिए। आपको 2047 पर बात नहीं करना था, आप 2047 तक के एक स्लोगन को, एक टारगेट को 2025 में 22 साल पहले बैठकर सपना बोल रहे हैं। इस पर आपके पास तक नहीं है। सिद्धार्थ यादव, अरे सिद्धार्थ भाई बात को सुन रहे हैं, वो सुन के जवाब देंगे। देखिए राकेश जी, बोले जा रहे हैं, इसलिए सर कि आप सवाल से भागे। राकेश जी कमाल है। अब चंद्रमोहन जी सुन लीजिए अब बात को। चंद्रमोहन जी, आपकी बात को मैंने सुन लिया, और मैं आपसे एक विनम्र आग्रह करता हूं और आपकी पार्टी से भी आग्रह करता हूं, जिनकी वीडियो दिखा करके जिनका बचाव आप करना चाह रहे हैं और जो तालियां बटोरना चाह रहे हैं, वो भारत के एक डिक्लेयर्ड फ्यूजिटिव हैं, इकोनॉमिक ऑफेंडर हैं। हमारी सरकार ने जो वो पैसा लेके भागे थे उसकी रिकवरी करी है,
उसको हमने सदन के पटल पे रखा है, उसको हमने व्हाइट पेपर पे रखा है। और स्वर्गीय इस देश में हमारे रहे नहीं इतने महान नेता अरुण जेटली जी पर दिए हुए ऐसे एक भगोड़े के बयान को आप कोट करके जिसका जवाब आज अरुण जी नहीं दे सकते, उस पर राजनीति चमकाना चाहते हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। यह शर्मनाक काम है आप लोगों का। आप लोगों को भगोड़े इतने पसंद है कि आप उन्हीं के बयानों को दिखाते हैं। यह आपकी समस्या है। आप लोग उनको कवर फायर देना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात राकेश जी, मैं नहीं बोल रहा था चंद्रमोहन जी आपके बीच में, मैं शांति से सुन रहा था, आप भी सुन लीजिए, मेरे बात बोल लीजिएगा आप। 2047 में अगर भारत विकसित बनेगा तो इससे कांग्रेस पार्टी को क्या आपत्ति है? आपका वक्तव्य गलत है। ये एक बात, तो राकेश जी आप इन्हीं को बुलवा जी लीजिए। प्लीज सर, आपने कुछ बात कही, अब सिद्धार्थ यादव का जवाब सुन लीजिए। सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए, बोलिए सिद्धार्थ यादव। मेरे को आपने बात कहने का नहीं सर, इसलिए कि आपसे 2047 में विकसित भारत पर सवाल था, आप विजय माल्या पर चले गए। गलत बात। आप विजय माल्या पर चले भी गए, तब अरुण जेटली का, अरुण जेटली ने, भाई सुनिए ना, अरुण जेटली ने क्या अपने फेसबुक पेज पर लिखा था माल्या से मुलाकात को लेकर, वो जाकर फेसबुक पेज आप पढ़ लीजिए। तो दिक्कत यह है चंद्रमोहन जी कि आपको भगोड़े की बातों पर भरोसा है, दिक्कत यह है कि आपको ट्रंप की बातों पर ज्यादा भरोसा है, दिक्कत यह है कि पाकिस्तान कुछ कह दे उस पर आपको ज्यादा भरोसा है, लेकिन ये देश की सरकार कुछ कह दे, ये देश की सेना कुछ कह दे उस पर आपको भरोसा नहीं है। तो रुक जाइए थोड़ा सा, इसीलिए गैर जिम्मेदारी की बात होती है। सिद्धार्थ यादव अपनी बात पूरी। देखिए, मैं तो गंभीरता से और मुद्दे पर लाते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से चंद्रमोहन जी से आग्रह करता हूं कि 2047 में भारत अगर विकसित होगा, इस बात से क्या बचने की आवश्यकता है कांग्रेस को? अगर ये भारत विकसित बनेगा या ये स्वप्न हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देखा है या उस ओर हमारे देश की सरकार काम कर रही है, तो ये तो सबके लिए बनेगा। चंद्रमोहन जी, आपके बच्चे भी विकसित भारत में रहेंगे, आपकी पार्टी के लोग भी विकसित भारत में रहेंगे। ये भारत अगर विकसित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनाना चाहते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी के चिढ़न के लिए आप भारत के विरोध में क्यों खड़े होते हैं? फिर आपको आपत्ति हो जाती है, अरे राशन क्यों दे रहे हो? अरे इस देश के अंदर 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया, 25 करोड़ लोगों को। कभी बात करिए आपने? आप इतने सालों के शासन में कभी लोगों के घर में पानी नहीं पहुंचा पाए, गांव में बिजली नहीं पहुंचा पाए, सड़कें नहीं पहुंचा पाए। आज 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, आज 4 करोड़ आवास बना करके गरीबों को दिए गए हैं, आज विमेन लेड डेवलपमेंट हो रहा है, आज देश की इकोनॉमी सुदृढ़ हो रही है, एक 100% से ऊपर हमारा FDI बढ़ चुका है। ये नहीं समझ में आ रहा है, पर कैपिटा बढ़ गया, नहीं समझ में आ रहा है। इस देश के अंदर लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई, ये नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि केवल विरोध करने के लिए आप विरोध करेंगे तो ये आपका विरोध खोखलापन है, हिपोक्रेसी है। आप देश के लिए कोई भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करिए, कोई बात लेकर के आइए, उसका जवाब सरकार देगी। पर आज अगर हम अमृतकाल में प्रवेश कर चुके और देश की सरकार भारत को अमृतकाल में एक देश का, दुनिया का ग्लोबल लीडर बनाने के लिए काम कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी को इससे चिढ़ नहीं होनी चाहिए। देश की जनता के सामने जाकर के अपना विजन रखिए, देश का विरोध मत करिए। बोलिए चंद्रमोहन जी। अब राकेश जी बीच में इंटरप्ट मत करिएगा। देखिए, बिल्कुल अमृतकाल के अंदर नोटबंदी करी थी तो देश से सबसे पहले क्या कहा था देश के प्रधानमंत्री ने कि इससे आतंकवाद कम हो जाएगा, और उस आतंकवाद ने क्या दिया हमारे को देश के अंदर, वो मैं पहले वक्तव्य में कह चुका हूं। इसी चीज के ऊपर जब नोटबंदी करी थी, उससे देश के अंदर व्यापार और बुनकर की बात जोड़ी थी, उसका वक्तव्य मैं आपसे पहले दे चुका। प्रश्न यही है कि आप बार बार देश के प्रधानमंत्री के साथ हमारी चिढ़ क्यों शो करते हैं? अरे देश के प्रधानमंत्री है, मेरा ये देश मेरा भी है, लेकिन मेरा प्रश्न पूछने का भी अधिकार है। 11 साल के अंदर आपके रहते हुए दलितों पे अत्याचार होते हैं, और 11 साल में आपके रहते हुए एक वर्ग के साथ राजनीति करके आप 80-20 की राजनीति करते हैं। हाँ। 11 साल में आप रहते हुए देश के अंदर गैस के सिलेंडर को 1100 पे पहुंचा देते हैं। 11 साल में रहते हुए आपके साथ रहने वाले जो आपके एलाइज थे, वो कहते हुए 30 रुपए पेट्रोल को कह के 100 के पार कर देते हैं, और आप 45 की बात करते हैं, और आप कहते हैं कि आपसे ये भी कर लीजिए। एक वक्तव्य आपने और कहा था स्वर्गीय अरुण जेटली जी के बारे में ना कहे तो ये अपने प्रवक्ता को भी कह दीजिए। तो अरुण जेटली ने, सुनिए ना, राजीव जी भी इस दुनिया में अरुण नहीं है। जेटली ने विजय माल्या पर क्या कहा था, वो जाकर पढ़ लीजिएगा उनके फेसबुक पेज पर जाकर। अभी भी है, मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट नहीं तब डिक्लेयर किया गया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी का तब का क्या रिएक्शन था, उस पर अरुण जेटली ने क्या कहा था, वो भी जाकर सुन लीजिए, उनके फेसबुक पेज पर रखा हुआ है। दिक्कत यह है कि आपको देश, सरकार, इस देश में कोई कुछ कहे वो भरोसा नहीं है। आपको भगोड़े की बातों पर, पाकिस्तान की बातों पर, ट्रंप की बातों पर ज्यादा भरोसा होगा। सर, इस सियासत से बाहर निकलिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।